session. Okay, let's start today's session with amortization of preliminary expenses, that is section 35D. Nature of expenditure. Section 35D provides the amortization of preliminary expenses incurred by Indian companies. कौन? Indian companies. Wait a while. Indian companies or other resident नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स. अब ये और आगे पूरा पढ़ लेते एक बार. फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस कंसर्न्स और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंसर्न. अब देखो स्टार्टिंग में नेचर में हमने क्या क्या चीजें पकड़ ली. एक तो ये ध्यान रखना, एक तो अमोर्टाइजेशन होगी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की. अब वो क्या होते हैं हम उसके आगे बताते हैं कि प्रीलिमिनरी वही होते हैं कि जैसे जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे, तो वो होते हैं जनरली हमारे प्रीलिमिनरी. या एग्जिस्टिंग बिजनेस के जैसे एओए के ऊपर हमने जो कोई ऐसे एक्सपेंडिचर कर दिए तो उस टाइप में जाते हैं, कोई हमने रिपोर्ट वगैरह निकाली तो वो. अब देखो वो किसके लिए इंकर्ड बाय कौन है. क्या चैट आ रखी है, एक सेकेंड. ओके ओके ठीक है. हाँ अब देखो इसके में क्या गया, एसएससी कौन कौन है. एक तो ध्यान रखना इंडियन कंपनीज. इंडियन कंपनीज क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज रेजिडेंट ही होंगी, इसलिए होगी. और बाकी भी है तो देखो क्या है, रेजिडेंट. नॉन रेजिडेंट को कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगी, ये ध्यान रखना. अब रेजिडेंट का लिख रखा है, नॉन रेजिडेंट का कुछ नहीं लिख रखा. तो इंडियन कंपनीज और अदर रेजिडेंट असेसीज मतलब लगा लो. नॉन कॉर्पोरेट तो वही होगी ना, अदर देन कंपनीज वाले. और मतलब नॉन रेजिडेंट असेसी मतलब रेजिडेंट असेसीज अदर देन कंपनीज. फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस कंसर्न मतलब न्यू बिजनेस के लिए, और जो पहले से चला रहा है उसकी एक्सपेंशन के लिए. वो हो गया, चलो ठीक है. एप्लीकेबिलिटी वही आ गया, वही एक्सपेंशन के लिए जो हमने आगे जो मैंने स्टार्टिंग में 3 पॉइंट बता दिए थे वही है. अब अमाउंट एलिजिबल क्या डिडक्शन के लिए, जो भी हमारा एक्सपेंडिचर हुआ होगा, एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड शैल बी अमोर्टाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स. मतलब 5 इक्वली इंस्टॉलमेंट में हमें अलाउड होगा जो भी एक्सपेंडिचर कहेंगे. इन अदर वर्ड्स क्या, 1/5 मतलब वही होगा कि 5 इयर्स इक्वली 5 इयर्स में इक्वली अलाउड होगा, तो मतलब वो 1/5 कर देंगे हम उसका. is allowable as a deduction for each of the five successive previous year beginning with the previous year in which the business commences or the previous year in which the extension of undertaking is completed or the new unit commences. देखो क्या कह रहा है, जैसे जिस ईयर में अपन ने वो ये एक्सपेंडिचर किया होगा, जब उसका राइट ऑफ मतलब एमोर्टाइजेशन करेंगे 1/5 का, तो हमने कब से लेना है. एक तो करंट ईयर से जो जिस ईयर में एक्सपेंडिचर की 1/5 एक तो उस हिस्से में, और रिमेनिंग 4 पार्ट्स उसके मतलब नेक्स्ट 4 इयर्स में सक्सेसिव उसमें जाएंगे. ये की है इसका मीनिंग. और जो एक्सटेंशन कर रहा है उसके लिए भी वही हो जाएगा करंट ईयर, और आगे फर्दर उसके आगे 5 इयर्स हो जाएंगे. मतलब आगे 4 इयर्स मतलब एक करंट का और एक आगे नेक्स्ट 4 इयर्स, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं. ओके. अब आगे एलिजिबल एक्सपेंडिचर क्या है. एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट. मतलब जैसे हम कंपनी की निकालते हैं कि वो कंपनी फिजिबल है कि मतलब आगे फ्यूचर्स में क्या क्या उनके बेनिफिट होंगे, मतलब कितना चल सकेगी आगे कोई कंपनी, तो वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकालते हैं. प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भी मतलब यही होगी कि हमने कोई ऐसे कोई प्रोजेक्ट लगा रहे तो उसमें वैसे तो उस पर क्या एक्सपेंडिचर वगैरह होंगे, तो मतलब वो चेकिंग करना. मार्केट सर्वेज हो गए, इंजीनियरिंग सर्विसेज लेना अपने बिजनेस से रिलेटेड. क्या लीगल सर्विसेज लेना, किसकी ड्राफ्टिंग से रिलेटेड एग्रीमेंट बिटवीन एंड अनदर पर्सन टू सेटिंग अप कंडक्ट इज बिजनेस. बिजनेस से रिलेटेड मतलब पहले से स्टार्टिंग से हम पहले करें ना, तो ये उससे आ गई है. फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तभी होती है मतलब ये वाला बिजनेस आगे कितना सस्टेन कर पाएगा, तो हम उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स निकाल बनाते हैं, वाला जो भी होता है वो. और आगे वेदक एसएससी इज कंपनी. अब देखो एक तो ऊपर ये सबको अलाउड होंगे ये वाले तो. और अगर ये एसएससी कंपनी है तो उसको क्या अलग अलग और अलाउड होंगे. लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एमओए और एओए, मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन, मतलब जो भी एक्सपेंडिचर होंगे लीगल चार्जेस ड्राफ्टिंग के लिए तो वो हो जाएंगे. प्रिंटिंग के हो जाएंगे, जैसे कई बार मेंबर्स को हमें वो देना होता है एमओए और एओए, तो जो मतलब उस पर जो भी उन्होंने एक्सपेंडिचर किया होगा प्रिंटिंग पे या फिर जो भी अपने उनके लिए किया होगा तो वो अलाउड हो जाएगा. बाय वे ऑफ इस रजिस्टरिंग अंडर कंपनीज एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करे होंगे तो वो अलाउड हो जाएगा. यार एक सेकंड, एक सेकंड रुको. हाँ तो ये हो गया.
और नेक्स्ट आके इन कनेक्शन विद पब्लिक सब्सक्रिप्शन, अंडरराइटिंग, कमीशन, ड्राफ्टिंग वगैरह जो भी हम प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड करेंगे तो वो अलाउड हो जाएगा इसमें। आगे नेक्स्ट क्या, सच अदर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट क्वालिफाइंग एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय बोर्ड ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ द बोर्ड साइड। अब इसका तुम्हारा रेलेवेंस नहीं है, इसको छोड़ दो, तुम्हारे लिए भी इतना रेलेवेंस नहीं है। मतलब ये नॉर्मल बता रहा है कि बोर्ड जो भी प्रिस्क्राइब करेगा वो आइटम अलाउ करेंगे हम उसके लिए। ओवरऑल लिमिट क्या है, the maximum aggregate amount of qualifying expenses can be amortized as been fixed as 5% of the cost of the project, or in the case of Indian company, or at the option of company 5% of capital employed in the business, whichever is higher. The excess if any of the qualifying expenses shall be ignored. तो अब इस केस में क्या कह रहे हैं कि अगर इंडियन कंपनी है तो उस केस में हम क्या लेंगे कि जैसे इंडियन कंपनी हमने बात की तो उसमें 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट या फिर 5% ऑफ ये 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे हम। और अगर खाली नॉन जैसे रेजिडेंट है तो उसमें हम खाली लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट काम, कोई दूसरा नहीं हमारे पास है। इस केस में तो जो भी हायर आएगा उसमें हम वो कंसीडर कर लेंगे, और जो भी इन दोनों में से जो भी अमाउंट आएगी ना 5% जो हायर आएगी वो, और इसमें जो भी ये 5% आएगी इसका 1/5 अलाउ करेंगे हम आगे। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड बिफोर कमेंसमेंट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है, एक्चुअल कॉस्ट फॉर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बीइंग लैंड, ये जो भी आगे इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग, जिसमें देखो लैंड और बिल्डिंग भी कवर होगी, which are shown in the books of SSC on the last day of previous year in which the business of SSC commences। मतलब जो भी उसके प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग पे जो भी उसकी बिजनेस जैसे जिस ईयर में उसने कमेंस किया उसके प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग पे हम जो भी उसकी बुक्स में ये वाली अमाउंट स्टैंड करेंगे ना फिक्स एसेट्स, तो वो हम ले लेंगे, तो उसकी कॉस्ट मतलब हम कंसीडर कर लेंगे जो भी होगी, तो उसके हम चेक करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में ये ले लेंगे। एक तो एक्सपेंसिव इनकम फॉर एक्सटेंशन, एक तो देखो न्यू बिजनेस रिलेटेड मतलब जैसे आ गया। अब कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ जो वो है एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस की मतलब न्यू यूनिट सेटअप करने के लिए उसमें हम क्या क्या लेंगे, which are shown as on the last day of previous year with the extension of the undertaking completed or acquired or developed in। और इसमें भी वही ले लेंगे जो भी लास्ट डे पे हमारी एक्विजिशन जिस ईयर में हमने एक्विजिशन की है, मतलब जो भी मतलब हमने एक्वायर किया एक्सटेंशन के लिए, मतलब तो उस केस में जो भी हमने अमाउंट पे मतलब जो भी हमारी बुक्स में एसेट की वैल्यू स्टैंड करी होगी तो हम वो कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, और आगे कैपिटल एम्प्लॉयड के केस में क्या ले लेंगे, इन केस ऑफ न्यू कंपनीज इशूड शेयर कैपिटल डिबेंचर और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऑन द लास्ट डे ऑफ ले लेंगे। मतलब क्या लेंगे, शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और एक्सटेंशन के केस में भी ये ले लेंगे शेयर कैपिटल इशूड जो भी होगी डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग एज ऑन लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब जो भी हमारे देखो ये ध्यान रखना कि जो भी हम इस केस में लेंगे ना लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर लेंगे, मतलब ये प्रीवियस ईयर था तुमने ये स्टार्टिंग में जो भी मिड में किया, तो ईयर एंड में जो भी होगी ना हम वहाँ चेक करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर जो भी हम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये बता रखा क्या क्या होती है। ठीक है, ये ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ये तुम्हारे लिए बिफोर द डेट एक बार ये कर लो, चलो ये वाला भी। एक सेकंड पानी पी लूँ मैं। अब देखते हैं ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इन केस वेयर द एसएससी इज अ पर्सन अदर देन a company or a cooperative society, the deduction would be allowable only if the accounts of assessee of the years in which the expenditure have been audited होंगे। audited by वो भी क्या चार्टेड अकाउंटेंट होने चाहिए before the date of specified in 44 AB, that is 1 month prior to the due date of the furnishing return 139(1) and assessee by that date furnished for the first year in which deduction is claimed। चलो हम जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे 44 AB जब और टैक्स ऑडिट की वजह से वो लिमिट कब कब होंगी वो चेक करेंगे हम आगे। लेकिन जिसको भी अगर ये डिडक्शन वगैरह लेनी है उसको अपनी टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाएगा। मतलब जिसको भी डिडक्शन क्लेम करनी है अपने तो उस ईयर के लिए उसे टैक्स ऑडिट करवानी कंपलसरी होगी, वो भी बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। और उससे वो कब कब करनी है, एसएससी अदर देन कंपनी। कंपनी है तो उसे कब स्पेसिफाइड डेट क्या होगी, 1 मंथ प्रायर टू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इस टैक्स ऑडिट जो रिपोर्ट होती है। अब कंपनी के केस में क्या होती है 31 अक्टूबर। अब जो नया है तो मतलब पहले तो हमारी चेंज थी 30 सितंबर थी, तो अब 31 अक्टूबर है तो उसके 1 मंथ प्रायर हो जाएगी, मतलब 30 सितंबर। ठीक है, और फॉर असेसमेंट ये 2021 21 22 सॉरी ऑन और बिफोर 31 ठीक है
मतलब या फिर वही प्रीवियस पहले की बात कर रहा है देन कंपनी अगर ये है तो क्योंकि टैक्स ऑडिट की लिमिट जिसको भी टैक्स ऑडिट करवानी होती है उसकी जो लिमिट होती है हम आगे जिस चैप्टर्स में पढ़ेंगे रिटर्न फाइलिंग में तो उसमें होती है 31 अक्टूबर उस ईयर असेसमेंट ईयर के लिए, तो उसके लिए 1 मंथ प्रायर हो जाएगी तो 30 सितंबर हो जाएगी। No deduction. It has been clarified that in case of where reduction in section is claimed and allowed for any assessment year in respect of any item expenditure, the expenditure in respect of which the deduction is claimed shall not qualify for deduction under any other provision. मान लो तुमने जिसमें मतलब एक बार जैसे ये प्रीलिम जो भी एक्सपेंडिचर में डिडक्शन क्लेम कर ली एक बार तो तुम कोई और प्रोविजंस के अंडर आके मतलब ये नहीं कह सकते मैं एक जगह और भी ले लूंगा ये एरिया में भी कवर हो रहा है एक जगह बस एक बार मिल गई तो मिल गई बस। चलो एक बार ये तो खत्म हो गया, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ टॉपिक में इसमें 35D में। हेलो नहीं है भैया। ओके भैया हाँ ये जो 7th पॉइंट था ऑडिट वाला, हाँ 1 मिनट भैया। वो सॉरी एक्चुअली पापा आ गए थे। हाँ भैया हाँ ये 7th पॉइंट में ऑडिट वाले में जो लिखा है एसएससी इज अ पर्सन, तो उसको फिर इस पॉइंट में डिडक्शन मिलेगी? मतलब कि ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें हाँ था ना कि सिर्फ कंपनी और नॉन रेजिडेंट को मिलेगी, हाँ तो फिर इस पॉइंट में कंपनी मेरे और को ये किसको किसको कंफ्यूजन आ क्या रही। क्या क्या वापस बोलना नहीं एक बार क्या नहीं, इस किसको वाले मिलेगी? पॉइंट में नहीं नहीं एक बार तुमने क्या बोला अभी बताना मेरे को, कंपनी और किस किस को मिलेगी मतलब डिडक्शन इस सेक्शन में? अदर रेजिडेंट लिखा है ना, हाँ तो नॉन रेजिडेंट ही हुआ फिर वो। अदर रेजिडेंट अदर देन कंपनीज रेजिडेंट, कंपनीज को छोड़ के जो भी रेजिडेंट होंगे। अरे देखो उसके ऊपर क्या वर्डिंग यूज कर रखी थी, ये री रुको यहाँ से पढ़ा देता हूँ। रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज, नॉन कॉर्पोरेट मतलब क्या कंपनी को छोड़ के रेजिडेंट होने चाहिए लेकिन वो नॉन कॉर्पोरेट मतलब कंपनी को छोड़ के जो भी होंगे चाहे वो एओपी बीओआई कोऑपरेटिव पार्टनरशिप फर्म रेजिडेंट होने चाहिए लेकिन वो सारे ही आ जाएंगे ना फिर भैया इसमें? नॉन रेजिडेंट कैसे आएगा? नहीं, नॉन रेजिडेंट के अलावा। हाँ तो नॉन वो सारे कवर कर रहे हैं हम तो, इंडियन वाले जो भी इंडियन से करे होंगे ना मतलब इंडिया से रिलेटेड होंगे मतलब रेजिडेंट बन रहे होंगे वो सारे कवर्ड है इसमें। अच्छा अच्छा। अब तुम्हारा डाउट क्या था 7th में? नहीं अब ठीक है, मेरे को वही पॉइंट था ना नॉन रेजिडेंट वाला, अब क्लियर हो गया। वही कंफ्यूजन थी कि पर्सन कैसे आएगा फिर इसमें। ठीक है ठीक, अच्छा क्लियर। अच्छा हाँ ओके। अब क्या है अमोर्टाइजेशन ऑफ क्या वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अब नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर अब क्या है टू एन एसएससी हु हैज इंकर्ड। अब देखो यहाँ पे कहीं नहीं लिख रखा एसएससी कौन होना चाहिए तो मतलब सारे एसएससी कवर्ड हो जाएंगे यहाँ पे ऑल एसएससी हु हैज इंकर्ड एक्सपेंडिचर इन एनी प्रीवियस ईयर इन फॉर्म ऑफ पेमेंट किसको टू एन एनी एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद वॉलंटरी रिटायरमेंट। मतलब ऐसे होते हैं ना कई मतलब एम्प्लॉयज होते हैं मतलब उनको पहले निकालने के लिए हमें कुछ अमाउंट पे करनी होती है तो वॉलंटरी रिटायरमेंट होती है मतलब रिटायरमेंट से पहले हम कोई अमाउंट उन्हें पे कर रहे हैं तो वो होती है इन अकॉर्डेंस विद एनी स्कीम मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट की हम कोई भी स्कीम के अंदर पे कर रहे हैं ठीक है। अब उसमें अमाउंट टू डिडक्शन कितनी मिलेगी? बराबर 1/5 मिलेगी ऑफ किसकी अमाउंट पेड, ये ध्यान रखना किसकी 1/5 ऑफ अमाउंट पेड ऑफ एनी ऑफ दैट प्रीवियस ईयर जो उस प्रीवियस ईयर में पे किया होगा, जिस जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर चल रहा है उसमें जो भी अमाउंट पे की होगी वो उसका मिलेंगे। एंड द बैलेंस इन फॉर इक्वल इंस्टॉलमेंट इन फॉर इमीडिएटली सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब एक तो तुम उस ईयर में अलाउ कर लोगे और रिमेनिंग 4 ईयर्स में आगे कर लोगे सक्सीडिंग वाले में। और नो डिडक्शन किसके शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ अबाउट एक्सपेंडिचर अंडर एनी अदर प्रोविजन। मतलब एक बार तुमने इसके अंदर डिडक्शन ले ली तुम अदर प्रोविजन के अंदर नहीं ले पाओगे या फिर अगर तुमने अदर में ले ली तो इसमें अंदर मत कवर अप करना अपना। मतलब पहले तो स्पेसिफिक अगर ये प्रोविजन लग रहा है तो इसी में होगी फिर आगे कहीं और जाएगी। चलो ठीक है ये वाला पॉइंट क्लियर है बीआरएस वाला सबको? कोई डाउट है किसी को?
नहीं नहीं है? नहीं है। चलो राधिका ने बोल, हाँ चलो दोनों ने नहीं बोला ना। चलो मिस्टर एक्स pays amount to चलो तुमको थोड़ा इजी कर देते हैं। एक सेकंड रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। कितना आंसर आएगा सबसे पहले? भैया डायरेक्टर कवर होता है कोई एम्प्लॉय में? अरे गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, शाबाश, वेल डन। राधिका ने क्या लिखा था? नील। करेक्ट। अच्छा तुम डायरेक्टर सही पॉइंट पकड़ा। डायरेक्टर ये होता है कि मतलब चेक करना पड़ता है, ऐसे मतलब डायरेक्टर कवर नहीं होता, चेक करना होता है डायरेक्टर के लिए, मतलब वो एम्प्लॉय है कि नहीं है। अगर है तो वो 1/5 हो जाएगी, अगर नहीं है तो नील हो जाएगी, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी उसको। ठीक है चलो मान लो अगर इसी का नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में चलते हैं इसके। 17 ये आई था फर्स्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, आई। Okay, let's see who will give the answer first. I got my answer, 50 lakh from Radhika. Let's see what Anshika is giving the answer. Let's see what Anshika is getting the answer. अंशिका मैंने 5 करोड़ देने नहीं है, मैंने अभी मतलब अमाउंट देनी नहीं असली में उन्हें तुम्हें, कि तुम अपने बैंक अकाउंट से निकालने लगी हो, चेक वक्त बनाने लगी हो। 1 मिनट भैया, बस 1 मिनट। अच्छा चेक निकाल रही हो? हाँ बस साइन करने रह गए। जल्दी करो साइन भी। कितने चेक निकाल रही हो? 1 एक चेक? अरे एक क्या ये 1 क्या 1 रुपया लाओ बस? 1 करोड़। दोनों के आंसर गलत। वेल डन, दोनों के बीच का आंसर है। एवरेज ऑफ बोथ द आंसर। कैसे निकाला? दोनों में से कोई भी एक बताओ चलो। पहले तो होगा ना कि वो जितना पे कर रहा है, 4 इंस्टॉलमेंट दे रहा है 5 करोड़ की, तो वो बन जाएगा मेरे अकॉर्डिंग 1.25 1920 में। ठीक है तो 1.25 दे रहा है, जितना वो दे रहा है उसका 1/5 देंगे हम उसको, ठीक है तो वो आया 0.25। ठीक है। तो नेक्स्ट का मैंने एस्टिमेट किया कि जो बचेगा उसका 4th इंस्टॉलमेंट। क्या बचेगा उसका 4th इंस्टॉलमेंट मतलब? मतलब कि बताओ बताओ। भैया मेरे को इतना क्या बोलूं, मैं लास्ट वाले में ही कंफ्यूजन हो रही थी। अच्छा चलो राधिका तुम बताओ। भैया मैंने भी यहाँ तक ये किया था 1920 में, तो वो 25 लाख आ जाएगा, और फिर जो हाँ नेक्स्ट ईयर होगा उसमें भी यही सेम तरीके से करेंगे तो 25 लाख आ गया। तो प्रीवियस ईयर 2021 में कितना अलाउड हुआ? 50 लाख फीट या मतलब 25 लाख फीट?
देखो, एक तो जो पिछले साल का था वो इस साल कैरी फॉरवर्ड, मतलब कि वो हमने जो पिछले साल लिया उसकी एक इंस्टॉलमेंट होगी पर 4 इंस्टॉलमेंट बची है, तो एक तो पिछले साल का हो जाएगा 25 लाख, हाँ और एक इस साल का भी शुरू होएगा ना, तो वो भी 25 लाख आ गए, तो 50 लाख हो गया। अच्छा, एक सेकंड को मैंने कुछ और कर दी क्या? एक सेकंड, मैं भी अपने कैलकुलेटर को चेक कर दूं भाई, क्या ले लिया इसने। 1.25 का 5 से लेंगे तो 0.25 बोथ ईयर्स में अलाउ होगा, मतलब रिमेनिंग में 0.25 अलाउड, 0.25 प्लस 0.25, ठीक है 0.5। अरे अच्छा ठीक है, मैंने वो टोटल बता दिया था, डिडक्शन मैंने निकाल रखी थी। ठीक है राधिका, सॉरी, मेरा तुम्हारा आंसर ठीक है 50 लाख। अंशिका, इसमें ऐसे होना था, देखो जो 1.25 तूने तो फर्स्ट ईयर 1920 वाला सही निकाल लिया था, तो हम्म देखो जो वो तुमने स्टार्ट किया था 1920 में, अब उसके रिमेनिंग 4 इयर्स में भी अलाउड होगा वो एक्सपेंडिचर जो भी होगा। हम्म तो अब 5 इक्वल थी, तो मतलब 0.25 नेक्स्ट ईयर में भी अलाउड करोगे तुम, प्रीवियस ईयर 2021 में। ये तो तुम्हारा हो गया, ठीक है। हम्म। तो फिर अब जो भैया ये जो रिमेनिंग, प्रोविजन था हाँ बता रहा हूँ, कि अब बैलेंस बता रहा जो हूँ। होगा वो रिमेनिंग बैलेंस जो होगा वो 4 सक्सीडिंग ईयर्स में होगा, तो फिर वो कैसे होगा? तो रिमेनिंग अब कितनी अमाउंट बची है फर्स्ट 1920 में जो जितनी थी? 0.25 मतलब 25 लाख दिया हमने उसको। तुम्हारी टोटल अमाउंट कितनी थी प्रीवियस ईयर 1920 के लिए? टोटल अमाउंट वही बताना मेरे को एक बार। 1.25 आई ना, तो 1/5 दिया। ठीक है, ठीक है 1.25 तो थी, हम्म तुमने कितना पे कर दिया? 1/5 दिया उसको, 0.25 मतलब 25 लाख दे दिया हमने उसको मतलब 25 लाख की मतलब डिडक्शन मिल गई एक तरीके से। 1920 में। हाँ, तो रिमेनिंग कितना बैलेंस बचा तुम्हारे पास अब? वही पूछ रही हूँ, बैलेंस किस में से देखना है, जो उस ईयर में दे रहे हैं 1920 में, हाँ उस या ईयर में जो से, उस पूरा ईयर से बचेगा? 1.25 माइनस 0.25। फिर उसमें से लगेगा फोर्थ इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब जैसे 1 करोड़ बचा बैलेंस अब तुम्हारा, उसको रिमेनिंग 4 हम्म इक्वल 4 सक्सीडिंग ईयर्स में जाएगा, मतलब 0.25 इक्वल में जाएगा आगे सारे 4 इयर्स तक। मैंने पता क्या सोचा था इसको, कि जैसे अब हमने 5 करोड़ देना है, 1/5 दे हाँ, दिया हमने उसको प्रीवियस ईयर में, फिर जो 5 करोड़ में से रिमेनिंग बचेगा फिर हम उसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। अरे तुमने पहले एक बार क्वेश्चन को स्टार्टिंग से समझा, देखो क्वेश्चन क्या था, 5 करोड़ था, जो अब एसएससी है हम्म उसको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, हम्म मतलब हर चार, मतलब 19 20 21 20, मतलब ऐसे 4 इयर्स में पे करेगा उसको, मतलब 1.25 इन हम्म। ईच ईयर एक बार पे करेगा, मतलब मिस्टर एक्स। ठीक है ठीक है। अब जो 1920 का उसमें 1.25 था, अब उसका रिमेनिंग हम्म बैलेंस अब 2021 के लिए बचा होगा 1 करोड़। अब 1 करोड़ का हम्म उसमें भी 1/4 अब करते जाओ, 1/4 या भी कर लो, या 1.25 का 150 कर लो ऑल ईयर्स के लिए, सीधी सी बात है 0.25 हर ईयर में अलाउड हो जाएगा। ये हम्म ठीक है। अब जो तुमने प्रीवियस ईयर 2021 में भी तो 1.25 पे करोगे ना उसको, डायरेक्टर हाँ को, मतलब जो एम्प्लॉई है, तो 1.25 का हम्म। तो एक और लोगे ना तुम। क्या करूंगी? अरे देखो तुम ना, मेरे को ये तुम ना अमाउंट से कंफ्यूज हो रही हो, रुको मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करता हूँ इसको। अब मैं जैसे लेता हूँ इसका, जैसे मैं 5 करोड़ का ना, मैं ये 5 करोड़ का ब्रेकअप देता हूँ तुम्हें, कंट्रोल सेट, कंट्रोल वी, 5 करोड़ का ब्रेकअप। 1920 में तुमने पे किया 1.25 करोड़, 21 22 में, 21 में तुमने किया 2 करोड़, 21 22 में तुमने पे किया 1.5 करोड़ CR, और रिमेनिंग 22 23 में कितना बचा अब? 3.75, 5.75, तो ओवर एंड अबाउट दिया क्या मैंने? तो थोड़ा 0.25 सा इसको 1 कर देते हैं, 3.75 और 1.25 ये आ गया। 1.25। हाँ ठीक है, ये समझ गए, अब ये इतना होगा। हम्म अब मान लो, अब ठीक है, जो तुम 1920 में बात करेंगे अब इसका, अब ये उस ईयर में भी अलाउड होगा 1/5 इसका, 1/5, हाँ जो आएगा कितना 0.25, सॉरी 0.25, 0.5। ये 1920 में अलाउड हो गया। अब रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा? 1 करोड़, 1 करोड़। 1 करोड़ बचा। अब ये 4 इयर्स में अलाउड होगा रिमेनिंग,
4 ठीक इयर्स है। के अंदर आए नेक्स्ट, तो मतलब कितनी अमाउंट आ गई 0.25 करोड़ ही। 0.25 हम्म ये ध्यान रखना कि हर ईयर में नेक्स्ट यहाँ तक अलाउड होगा 23 24 तक, ठीक क्योंकि है 1 2 3 4। अब जो एक ये नेक्स्ट ईयर में जो 1 करोड़ है, ये कितने, ये भी तो 1/5 में होगा ना अभी। 1/5 में अरे 1 आ गया 1/5, ये भी होगा, जो आएगा हम्म कितना 0.25, अरे सॉरी 1.25 नहीं नहीं 0.2, 0.2 से 0.2, हाँ 0.2 आएगा। एक तो ये आ गया इसका, और ये भी नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए 4 इयर्स आगे जाएगा, मतलब 24 0.8 25 तक जाएगा जाएगा। फिर आगे अब ये ध्यान रखना प्रीवियस ईयर 2021 में टोटल अमाउंट कितनी आएगी, प्लस ऊपर वाला भी है 0.25, 0.25 जो कि आएगी 0.45, ये अलाउड होगा पूरा। जो राधिका कह रही थी ना 0.25 प्लस 0.25 वो ये था, और मैं अमाउंट बता रहा था तुम्हें 0.45 प्लस ऊपर वाली भी मैंने मर्ज कर दी थी उसमें, मतलब मैंने टोटल अमाउंट बता रहा था, ऐसे करना है इसको। ठीक है, मतलब अब मेरे को समझ आ गई कि जिस ईयर की दे रहे हैं उसके नेक्स्ट, उस पर्टिकुलर एरिया के नेक्स्ट 4 इयर्स में लेंगे ना, तो मैं हाँ वो कंफ्यूज, ठीक है अब समझ गई। थैंक यू भैया, समझ गई। ओके, अदर डिडक्शंस, ये तो एक अलग से सेशन लगेगा इस पे 6 मिनट्स, एक सेशन अलग ही रखेंगे इस पे पूरा, एक वीडियो का रेजिडरी। ये सेशन